हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको खिलजी वंश के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि गाजी मलिक जो खिलजी वंश में जो उस समय में राजा थे खुसरो खां के जो सेनापति थे, इनका नाम था गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने ही खुसरो खां की हत्या कर दी और अपना खुद साम्राज्य बनाया जिसका नाम रखा तुगलक वंश। तो आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये वंश 13 से 20 से लेकर के 14 से 14 ईस्वी तक चला था। तो हम इसको आज एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इन्हीं का मूल नाम था गाजी मलिक और यही गाजी मलिक जो खुसरो खां की हत्या करके खुद अपना साम्राज्य बनाया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो अपना राज्य अभिषेक इसी नाम से करवाए थे, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इनका मूल नाम था क्या? गाजी मलिक। इसका अगर नेक्स्ट देखेंगे तो किसानों की सहायता के लिए इन्होंने नहर निर्माण करवाया था। तो नहर निर्माण करवाया था किसानों के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद इनका पहला अभियान जौना खां के नेतृत्व में हुआ था। यानी इन्होंने तेलंगाना में जौना खां को भेजा था कि तुम जाओ और वहाँ विजय प्राप्त करके आओ, वहाँ से जो भी धन मिले उसे लूट कराओ। तो जौना खां जो थे वो गए और तेलंगाना में जा करके लूटपाट किए और वहाँ पे जाने के बाद वो विजय प्राप्त किए। और विजय प्राप्त करने के बाद जब वो विजय प्राप्त करके आए तो इनका नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया गया। तो जौना खां का नाम क्या रख दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में, यानी खुद अपना एक नेतृत्व में बंगाल अभियान किया था। इनको कहीं से पता चला कि बंगाल में बहुत ज़्यादा पैसा है और बंगाल अभियान करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। इन्होंने बंगाल अभियान इसलिए किया था। लेकिन जब वो बंगाल पहुँचे तो वहाँ पर कुछ भी उन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ, है ना, कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद वो जब वापस लौट रहे थे तो उनके मन में ख्याल आया कि इससे अच्छा तो जौना खां था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, जो तेलंगाना में जाके बहुत सारा धन भी लाया था। और हम यहाँ से अगर जाएंगे बिना खाली हाथ जाएंगे तो सब मेरा मजाक उड़ाएगा। तो इन्होंने सोचा कि दिल्ली में एक निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे, जिन्होंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी को कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, आप एक से आइएगा तो बाकी हम अदर से निकल जाएंगे। तो ये बात इन्होंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी को। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनके पास बहुत सारा ज़मीन जो था दान में मिला हुआ था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सेनापति से कहा कि तुम जाओ और निजामुद्दीन औलिया को कहना कि इनके पास जितने भी धन है यानी भूमि है वो सभी का हिसाब रखे, मैं दिल्ली आऊँगा तो इनसे हिसाब लूँगा। और इन्हें कह देना कि आपने जो अलाउद्दीन खिलजी को बोला था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तो उनको बोल देना कि मेरे घर में वो बोलेंगे 10 दरवाजे हैं तो बाकी सभी गेट को घेर कर उनको मारेंगे। मतलब उनको जाकर बोल देना कि ये किसी भी तरह हिसाब रखे। तो इनका सेनापति जो था वो गए निजामुद्दीन औलिया के पास और निजामुद्दीन औलिया जो थे उनको बताया गया कि देखिए ऐसे ऐसे राजा ने कहा है कि आप अपना धन जितना भी आपके पास भूमि है वो सभी आप सभी का जो है आप हिसाब तैयार रखिए, राजा आएंगे तो आपसे ले लेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था सेनापति से कि जाओ अपने मालिक से कहना, राजा से कहना कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, यानी आप अभी दिल्ली पहुँचे नहीं हैं, आप बंगाल से पहले दिल्ली आइएगा तब तो हमसे हिसाब लीजिएगा। तो पहले जाके बोल देना कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो यूपी के अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया था। किन के लिए? गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए। तो गयासुद्दीन तुगलक विश्राम करने के लिए अफगानपुर में रुके थे, यूपी के अफगानपुर में, और वहाँ लकड़ी का महल बनाया गया था। रात में जब ये सोए तो लकड़ी का महल ढह गया, यानी गिर गया, और गिरने से उनकी मौत हो गई। यानी दिल्ली वो नहीं पहुँच पाए, तो दिल्ली इनके लिए दूर ही रह गया। इसलिए कहा जाता है, ये कहावत बन गया, दिल्ली अभी दूर है। यानी जो अभी पॉसिबल नहीं होता है उसको कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये कहावतें बन गई। और इनकी मृत्यु के बाद फिर अगला शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका मूल नाम क्या था? जौना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो राजा बने अगला, लेकिन इन्हें रक्त पिपासु कहा जाता है, यानी ये बकलोल राजा था। ऐसा नहीं था कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, 23 भाषाओं का जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो 23 भाषाओं का अच्छे जानकार थे। इसके बाद इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक इन्हें कहा जाता है। लेकिन इनकी 5 गलतियां सबसे थी। तो इसकी 5 गलती कौन कौन सी, इस पे चलिए हम लोग देखते हैं। पहला गलती ये था कि इन्होंने दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया। तो दोआब का मतलब क्या होता है ना, कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो उपजाऊ होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो मतलब 2 और आब मतलब नदी, यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। तो इसने दोआब पर क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। एक्चुअली क्या था ना कि ये सोचता था कि हम खुद पढ़े लिखे हैं तो हमें किसी से सलाह लेने की क्या ज़रूरत है, एडवाइस लेने की क्या ज़रूरत है। ये अपने मन में ऐसा ख्याल रखता था हमेशा। तो किसी से एडवाइस नहीं लेता था, अपने मन से जो मन हुआ वो करता था। तो पहला गलती किया, दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया। तो पहले तो पता करना चाहिए था ना कि दोआब पर
फसल अच्छे से उपज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ पता किया नहीं, डायरेक्ट दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन उस समय दोआब पर जो था अकाल पड़ा हुआ था, सभी किसान ने विद्रोह कर दिया कि अभी हमको सब्सिडी देना चाहिए सरकार को, मैंने राजा को, और ये दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया। तो इससे किसान विद्रोह करने लगे। तो विद्रोह करने के कारण इन्होंने एक विभाग का गठन किया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया जिसका नाम रखा दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही नाम का एक विभाग बनवाया, और विभाग बनाने के बाद जो किसान जो अकाल में पड़े हुए थे उसको उन्हें मदद किया। यानी बेचारा सोचा था कि यहाँ से टैक्स आएगा ऊपर, उसको और ऊपर से पैसा ही देना पड़ा। पहला गलती हो गया। सेकंड था इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। यानी सांकेतिक मुद्रा जो था ये तांबा का हुआ करता था। एक तांबा का गोल सिक्का बनाया, उस पर 1-2 मोहर मार दिए और उसको चला दिया, और इसका जो वैल्यू था वो ज़्यादा रखा था। अब देखेंगे कि जो हमारा नोट्स हैं, ये नोट हैं, जितने भी आप पैसे के नोट देखेंगे या फिर सिक्के देखेंगे तो अजीब इसमें फिगर बना रहेगा। कहीं पे अगर नोट की बात करें तो कहीं पे ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, कहीं पे हल्का रहेगा, ऐसे करके कलर रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे अनाप शनाप डिज़ाइन बने रहते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर बात करें तो पहले जैसे सोना का सिक्का चलता था तो उसमें मोहर की वैल्यू नहीं होती थी, सोने की वैल्यू होती थी। लेकिन अभी जो हमारा सिक्का चलता है वो सिक्का का जो भी मेटल है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके डिज़ाइन का वैल्यू है। जो आपके पास पेपर वाला पैसा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस पर जो सिंबल सब है उसका वैल्यू होता है। जैसे महात्मा गांधी की जगह पे आप मोदी जी का फ़ोटो लगा के जाएंगे तो कभी इसका ये पैसा नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह इसने तांबे का सिक्का चलाया, और तांबा इजीली मिल जाता था, इजीली अवेलेबल होता था। तो जितने भी आपके लोहार जाति के थे सभी क्या करते थे, तांबे का सिक्का बना करके छापने लगे, और एक लाइन से, इसमें कुछ खास था नहीं उसके मोहर में, आराम से मोहर डिज़ाइन कॉपी करके बना देता था। तो सोचिए कि 90% जो था ना ब्लैक मनी चलने लगा, मतलब पूरा नकली पैसा घूमने लगा 90%, और 10% उसी का था। बाद में पता चला ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसके बाद उसने सिक्का को बंद कर दिया। तब तक तो जो गरीब थे लोहार वो अमीर हो गए, एकदम दिन रात पैसा छापना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से दूसरा गलती इनका था। तीसरा गलती क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा जाता था, वहाँ पे चेंज किया। यानी दिल्ली से ये दौलताबाद बनाया था। लेकिन दिक्कत क्या था ना कि दिल्ली से जब आप महाराष्ट्र में दौलताबाद पड़ता है, तो जब आप दिल्ली से दौलताबाद की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत, उसके बाद फिर आपको मिलेगा सतपुरा, उसके बाद अजंता, और बीच में नदी मिलेगी नर्मदा और ताप्ती। तो जो सैनिक हुआ करते थे वो गर्मी के समय में उसने अपना राजधानी बदला। उसमें क्या हुआ कि पहले विंध्याचल पर्वत पार करो, फिर नर्मदा नदी पार करो, फिर सतपुरा पार करो, फिर उसके बाद ताप्ती पार करो, फिर अजंता पार करो, तब जाके देवगिरी पहुँचो। तो ऐसे में आधा सैनिक इसके रास्ते में मर गए। तो आधा सैनिक रास्ते में मर गया। जब ये पीछे मुड़ा देखा, अरे बाकी सैनिक कहाँ गए, तुम लोग कम आदमी आए हो। तो बोला हुजूर जितने भी थे सभी मर गए। बोला अच्छा मर गए, ये जगह सही नहीं है, वापस चलो। बाकी जो बचा था उसको भी मार दिया। क्योंकि राजा को क्या दिक्कत है, राजा का तो आराम से आराम मिला होता है, विश्राम करने का जगह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी तो सैनिक को तो प्रॉब्लम होती थी, खाना भी सही ढंग से नहीं मिल पाता था। तो इसके कारण बहुत सारे सैनिक इनके मारे गए थे। ठीक है, तीसरा गलती हुआ था। अगर हम चौथा की बात करें तो चौथा में इसने सोचा था कि ईरान में एक जगह है खुरासान, यानी खुरासान के राजा से ये सोचा था कि हम युद्ध करेंगे, यानी युद्ध करेंगे। इसके लिए 3 लाख सैनिक, इसने 3 लाख सैनिक का एक संगठन बनवाया था, सैनिक की फ़ौज तैयार की थी। और उसके बाद उसका पहले से 1 साल के लिए सबको पहले ही सब कुछ पैसा पेमेंट सब कुछ कर दिया था कि आपको हम कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं, आपको युद्ध करने जाना है ईरान पे, खुरासान में। तो सभी सैनिक तैयार थे, सभी सुबह सुबह घोड़ा को रोज़ चारा खिलाता था, सब तैयार रहता था, सब प्रैक्टिस करते थे कि ऐसे युद्ध करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, सब इंतज़ार करते रह गए, वो राजा का इन्फॉर्मेशन कोई आया ही नहीं। राजा क्या किया ना, खुरासान के जो राजा थे उससे दोस्ती कर लिया, हाथ मिला लिया, संधि कर लिया। जितने भी सैनिक थे सभी बगावत कर दिए। इसका चौथा गलती ये था, खुरासान पर आक्रमण करने के लिए इसने 3 लाख सैनिक की फ़ौज तैयार की, लेकिन ये युद्ध नहीं किया और खुरासान के राजा से संधि कर लिया। उसके बाद सैनिक ने विद्रोह कर दिया। पाँचवा क्या गलती हुआ कि सैनिक जब विद्रोह किया राजा के खिलाफ, तो राजा बोला अरे सब मेरी तरफ फटक गया है, मेरी तरफ सब आ करके मार देगा हमको। इसने क्या किया कि हिमालय की दुर्गम चोटी होती थी एक कराचील, क्या है कराचील, तो उसने दुर्गम चोटी, हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील पर सभी सैनिकों को भेज दिया, और सभी आपस में ही मर कट करके गिर के मर गए। कोई ऊपर से गिर गया, कोई पहाड़ से गिर के मर गया। ऐसे करके इसके 3 लाख सैनिक बर्बाद हो गए। ये भी लोल था, अगर मान लीजिए कि इधर युद्ध नहीं हुआ, कहीं और भेज देता, कहीं और युद्ध करवा देता, लेकिन नहीं। तो इसका 5 गलती मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके बाद देखेंगे तो 1333 ईस्वी में मोरक्को जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। मोरक्को एक देश है। तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, जो 7000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भारत आया था।
तो जब अफ्रीका का जो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, जब वो आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के कौन से राजा थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो इब्न बतूता जब आया था ना, तो इसकी विद्वता को देखकर, यानी ये विद्वान था, तो इसकी विद्वता को देखकर इसने दिल्ली का काजी उसे घोषित कर दिया था। दिल्ली का काजी, काजी का मतलब होता है जज। एक कहावत भी है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी का मतलब क्या होता है, जज होता है। तो इसने दिल्ली का राजा, दिल्ली का काजी उसे नियुक्त कर दिया था। अगर देखेंगे तो इसके समय में दो बिखराव भी कुछ हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एरिया भी बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन इसके समय बिखराव कुछ हो गए। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य जो था वो उससे अलग हो गया। यानी पहले विजयनगर साम्राज्य किस में था, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर में था, ठीक है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य जो था 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने इसे अलग करवा लिया, ठीक है। इसके बाद 1347 में बहमनी भी अलग हो गया। 1336 में विजयनगर अलग हुआ, 1347 में बहमनी अलग हो गया। इस हसन गंगू ने इसे आज़ाद करवा लिया। यानी इससे दो राज्य टूट गए, कौन कौन, विजयनगर और बहमनी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाता था। होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाता था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार का कहना है कि जनता को अपने राजा एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। यानी राजा को लगता था कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, और जनता तो कुछ वैसे बोलती नहीं थी क्योंकि बात सुनता नहीं था वो, तो ये समझता था कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हमें कौन समझाएगा। तो इसलिए इतिहासकार ने कहा था कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। किसी का कोई बात ही नहीं सुनता था वो। इसका नेक्स्ट देखेंगे तो उसके बाद अगला शासक बने थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो जौना खां का ये चचेरा भाई था। जौना खां का यानी यही मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई थे ये फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक की जो माता थी वो सोनार थी। कौन थी, सोनार थी। तो इसने हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए एक विभाग बनवाया था। तो सभी ने इसे टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि ये हिंदू का पक्ष ले रहा है ना, हिंदू के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, देखिए अनुवाद करने के लिए ये विभाग भी बना दिया। तो ऐसे करके उसे टॉर्चर करने लगा सब। तो इसके कारण इसने हिंदू पर जजिया कर लगा दिया, है ना। इसने सोचा कि इसने ये दिखाना चाहा कि मैं हिंदू का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। इसने हिंदू पर भी क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया था। आपको याद होगा जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम नहीं होते थे उससे लेने वाला ये टैक्स था। उसमें 5 लोगों को अलग कर दिया गया था जिसमें हिंदू भी आते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू पर भी जजिया कर टैक्स लगा दिया था। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसने 300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ऐसे करके बहुत सारे एफ से ही इसका नाम था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था। 1200 से अधिक बगीचे लगवाए थे, 1200 से अधिक बगीचे लगवाए थे। और इसके बाद बात करें तो नहरों का इसने जाल बिछवाया था। देखिए नहर निर्माण कौन स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का पूरा जाल बिछाने का काम किया था कौन, तो पूरा नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था, ठीक है। इसके समय में सर्वाधिक दास रहते थे इसके दरबार में, यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास रहते थे। 1,80,000 दास रहते थे इनके दरबार में, है ना। तो इन्हें 1,80,000 दास को देखने के लिए इन्होंने एक विभाग बनवाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। क्या नाम था इसका, दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग बनवाया था ताकि कोई दास भाग न जाए। अब 2 भाग गया तो कैसे पकड़ेंगे इसको, तो इसके लिए इसने विभाग बनवाया था दीवाने बंदगान। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो गरीब, असहाय, अनाथ की सहायता के लिए इन्होंने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। दीवाने खैरात जो गरीब की सहायता करते थे, ठीक है, जो असहाय थे उसकी सहायता करते थे, अनाथ जो रहते थे उसकी सहायता करते थे। तो दीवाने खैरात विभाग बनवाया गया था। इसके बाद इसने एक मुफ्त अस्पताल बनवाया था। मुफ्त अस्पताल, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता था, अपनी तरफ से चैरिटी पे ये चलता था। मुफ्त अस्पताल बनाया था जिसका नाम था दार-उल-सफ़ा। क्या नाम था उसका, दार-उल-सफ़ा नाम की एक अस्पताल बनवाई थी जो कि पूरा मुफ्त अस्पताल हुआ करता था ये। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अशोक के अभिलेख, अशोक जो अभिलेख लिखवाते थे पत्थर पे काट करके अभिलेख लिखवाया जाता था, तो अशोक के 2 जगह का अभिलेख उठाकर दिल्ली लाया था। पहला टोपरा अभिलेख को लाया था। टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में पड़ता है, टोपरा एक जगह है, हरियाणा का एक जगह है टोपरा, वहाँ पर अभिलेख था। और मेरठ अभिलेख जो कि यूपी में है, यूपी में मेरठ है, वहाँ के अभिलेख को उठा करके कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक से तो कुछ अच्छा काम तो किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो कुछ नहीं किया था। रक्त पिपासु से कहा जाता है, रक्त पीने का काम करता था ये। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये सब काम किया। इसके बाद ये सल्तनत काल का अकबर इन्हें कहा जाता है। अकबर ने जो काम किए थे सल्तनत में, ऐसा ही काम किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, इसलिए इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसके बाद फिर ये जो वंश था उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस राजा नहीं आए,
है ना, सफल राजा नहीं हुए। और सफल राजा नहीं हुए, इसके बाद हुआ अगला नसीरुद्दीन महमूद, नाम था इसका नसीरुद्दीन महमूद, जो कि उतना सक्सेस नहीं था। इनका कहा जाता है कि इनका जो एरिया था बहुत ही कम एरिया था, यानी दिल्ली से पालन तक ही इसका एरिया था, 35-36 किलोमीटर में ही सिमट गया था। धीरे धीरे इसके समय में बिखराव ज़्यादा हुआ था। तुगलक वंश का अधिक बिखराव किसके समय में हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। इसके दरबार में खिज्र खां रहते थे। नाम क्या था? खिज्र खां। तो खिज्र खां जो था ना, ये मंगोल को बुला लिया था। मंगोल जो कि चाइना के, बेसिकली चाइना एरिया में फैला हुआ था मंगोल। तो मंगोल जो था, इसे मंगोल को बुला लिया। मंगोल का सेनापति जो था उसका नाम था तैमूर लंग। तो तैमूर लंग आया, और तैमूर लंग के आने के कारण जब पता चला नसीरुद्दीन महमूद को कि तैमूर लंग आया है, तो ये दिल्ली का शासक, मतलब दिल्ली का गद्दी छोड़ के भाग गया। बोला इसे लड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये भाग गया। और उसके बाद में खिज्र खां ने इसकी हत्या कर दी। खिज्र खां ने किसकी हत्या कर दी? नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी। और खिज्र खां ने जब हत्या कर दी तो एक अपना अलग वंश बनाया था, सैयद वंश, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि खिज्र खां ने इसकी स्थापना की थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।